जगह तालाब खुदाई का काम चल रहा था। राजा श्याम सिंह पास में खड़े हुए काम को देख रहे थे, पर काफी खुदाई के बाद भी वहां पर पानी नहीं निकल रहा था, जिससे श्याम सिंह काफी ज्यादा दुखी हुए। अभी तक पानी क्यों नहीं आया, जबकि दूसरे राज्यों में तो थोड़ी खुदाई पर ही पानी निकल आता है। पूरे राज्य में सूखा पड़ गया, पेड़ पौधे सूखने लगे, पंछी भी गर्मी की वजह से मरने लगे। ये सब देखकर राजा काफी दुखी हुआ और उसने एक साधु को बुलाया। साधु महल में आया और राजा से कहा, आपने हमें बुलाया राजा जी? हाँ साधु महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, कोई उपाय बताइए। उपाय तो है इसका, पर क्या आप कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम प्रजा के लिए कुछ भी करेंगे। आपको तालाब के पास जाकर अपने बड़े बेटे या बहू की बलि देनी पड़ेगी, तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा और आपकी प्रजा खुशहाल रह पाएगी। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? मैंने आपको बताया, यही एक तरीका है। ये कहकर साधु वहां से चला गया, जिससे राजा काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे से काफी प्रेम करता था। तभी वहां रानी आई और रानी नैनावती ने कहा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? इस पर राजा ने रानी को सारी बात बताई, जिस पर रानी ने कहा, अजी, अगर बेटे की बलि देंगे तो फिर राज्य को कौन संभालेगा? आप ऐसा कीजिए, बहू की बलि दे दीजिए। एक बहू जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें इस बारे में बहू से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ रत्ना ये सब सुन रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हुई। शाम के समय जब राजकुमार अशोक लौट कर आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी रत्ना को उदास देखा तो कहा, क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों हो? वैसे तो रोजाना मेरा स्वागत किया करती थी। अगर आज आपका स्वागत कर दिया तो इससे क्या होगा? वैसे भी अब मैं जीवित नहीं रहने वाली। ये तुम क्या कह रही हो? कौन मारेगा तुम्हें? तुम्हारे पिताजी और कौन? इसके बाद रत्ना ने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम आज ही रात यहां से भाग जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रत्ना काफी ज्यादा खुश हुई। धीरे धीरे रात हुई और रात के समय वो दोनों महल छोड़कर चले गए। जंगल में आने के बाद उन दोनों को काफी ज्यादा नींद आने लगी, क्योंकि पैदल यात्रा से वो दोनों काफी ज्यादा थक गए थे। रत्ना ने कहा, मुझे तो अब काफी ज्यादा थकान हो गई है, सोने की इच्छा चल रही है स्वामी। ठीक है, हम दोनों किसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। ये कहकर वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। अभी रत्ना आराम से सो रही थी कि तभी वहां एक सांप आया और उसने रत्ना को काट लिया, जिससे रत्ना की वहीं मौत हो गई। अगली सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पैर से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। रत्ना, ओ रत्ना, ये तुम्हें क्या हो गया है? रत्ना, उठो ना, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर एक साधु आया और बोला, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? मेरी रत्ना को देखिए ना, क्या हो गया है? साधु ने जब राजकुमार की पत्नी को देखा तो कहा, आपकी पत्नी को सांप ने काट लिया है और इनकी मृत्यु हो गई है। मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। हे महाराज, कृपया करके मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए। मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा तो कर दूंगा, पर तुम्हें यह बात किसी को बतानी नहीं है, ना ही अपनी पत्नी को। अगर तुमने बताया तो तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं कभी भी अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताऊंगा। बस आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए। ये सुनकर साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाला और राजकुमार अशोक के हाथ में रखकर कहा, अब तुम 3 बार कहो, मैं अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता हूं। ये सुनकर राजकुमार ने वैसा ही किया और जल को रत्ना के मुंह पर छिड़क दिया, जिससे रत्ना उठकर बैठी। ये देखकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुआ और इस पर रत्ना ने कहा, अजी, आज तो काफी ज्यादा देर हो गई उठने में। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब रत्ना ने साधु को देखा तो प्रणाम किया। इस पर साधु ने कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। यह कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद वो दोनों भी आगे बढ़ गए। तभी रत्ना को भी बहुत तेज प्यास लगी और उसने कहा,
मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं पानी का इंतजाम करके लाता हूँ। ये कहकर अशोक पानी लेने के लिए चला गया। वहीं रत्ना चलते चलते एक गांव में आ गई, जहां उसकी मुलाकात रमेश नाम के व्यक्ति से हुई। रमेश ने जब रत्ना को देखा तो उस पर मोहित हो गया और बोला, अरे तुम तो देखने में कोई राजकुमारी लग रही हो। हाँ, सही पहचाना भैया, मैं राजकुमारी हूँ। तो फिर इस तरह क्यों भटक रही हो? क्या बताऊं, मेरा तो नसीब ही खराब है। इसके बाद रत्ना ने रमेश को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रमेश ने कहा, अरे तुम अपने पति को मार डालो और मेरे साथ आराम से रहना। वैसे भी अगर तुम वापस महल गई तो तुम मर जाओगी। हाँ, सही कह रहे हो भैया, ठीक है, मैं उसे मार देती हूँ। ये कहकर वो उसी जगह पहुंची जहां पर अशोक कुएं से पानी निकाल रहा था। ये देखकर उसने अशोक को कुएं में धक्का मार दिया और वहां से चली गई। वहां पर आने के बाद रमेश ने उसे राजा के दरबार में नृत्यांगना बना दिया, जिसे देखकर वो काफी दुखी हुई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम यहाँ पर नाचा करना, जिससे हम दोनों की अच्छी तरह जीविका चल पाएगी, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर नृत्य किया करूंगी। जिसके बाद वो वहां पर नृत्य करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार कुएं में मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा और उसने जब राजकुमार को चिल्लाते देखा तो कुएं में झांक कर देखा और कहा, अरे तुम कुएं में कैसे गिर गए? अरे मैं गलती से कुएं में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ रुको, मैं अभी तुम्हें बचाता हूँ। ये कहकर उस आदमी ने राजकुमार को कुएं से बाहर निकाल लिया, जिससे राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुआ। आदमी ने राजकुमार से कहा, वैसे तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। हाँ भैया, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, कुछ काम हो तो दिलवा दो। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें अपने सेठ के घर ले चलता हूँ, वो तुम्हें काम दे देंगे। इसके बाद वो आदमी राजकुमार अशोक को सेठ के घर पर ले आया। सेठ ने जब राजकुमार अशोक को ऊपर से नीचे तक देखा तो कहा, तुम्हें काम करना आता भी है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे काम करना आता है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम मेरे घर रहकर मेरे घर की रखवाली करना और थोड़ा बहुत काम करना, और अगर काम में गलती हुई तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। नहीं नहीं, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। इसके बाद अशोक काम करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा के यहाँ पर पुत्र हुआ, जिस वजह से राजा ने पूरे गांव वालों को बुलाया। इस पर सेठ ने अशोक से कहा, सुनो, मैं राजा के यहाँ जा रहा हूँ। आज उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, जिस वजह से वो बहुत भारी दावत कर रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। ठीक है, चलो। इसके बाद सेठ राजकुमार को लेकर महल पहुंचा। जब रत्ना की नजर राजकुमार अशोक पर गई तो उसने कहा, आज मैं यहाँ नृत्य नहीं करूंगी। क्यों तुम आज नृत्य नहीं करोगी? क्योंकि यहाँ पर कोई है जिसकी वजह से हम नृत्य नहीं कर सकते। वहीं रत्ना को देखकर अशोक काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, मुझे पता है तुम नृत्य क्यों नहीं करना चाहती हो। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? राजा जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं राजा श्याम सिंह का बड़ा बेटा अशोक हूँ और ये मेरी पत्नी है, पर इसने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, समझे तुम? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं आज तुम्हें एक असलियत बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ, क्या असलियत बताओगी? मैं भी देखती हूँ। जब हम लोग महल छोड़कर निकले थे तो तुम्हें एक सांप ने काट लिया था, तब तुम्हें एक साधु ने जिंदा किया था। क्या? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि साधु ने कहा था अगर मैंने तुम्हें यह बात बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर रत्ना काफी ज्यादा हैरान हुई। तभी उसकी वही मौत हो गई, जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान हुआ। इस पर अशोक ने कहा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। मैंने इसे बहुत प्यार किया पर इसने मुझे धोखा दिया। वैसे भी ये आपके काबिल नहीं थी। मुझे बहुत खुशी है कि आप राजा श्याम सिंह के बेटे हैं। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह अशोक के साथ कर दिया और अशोक अपने महल वापस आ गया, जहां पर सब कुछ खुशहाल हो चुका था। जब राजा श्याम सिंह ने अपने बेटे को देखा तो कहा, अशोक तुम कहाँ चले गए थे और रत्ना कहाँ है? आज से ये मेरी नई पत्नी है। राजकुमारी को देखकर राजा रानी काफी ज्यादा खुश हो गए
और उन्होंने धूमधाम से उसका स्वागत किया। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।